गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का पुनः स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे बीकॉम द्वितीय वर्ष के पेपर फर्स्ट मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत बैंक सामान्य परिचय का पूर्व में अध्ययन किया था। आज चर्चा करेंगे बैंकों द्वारा साख निर्माण, क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक्स। जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों की महती भूमिका होती है, अर्थात बैंकों द्वारा आम जनता से जमाएं स्वीकार की जाती हैं तथा उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार ऋण प्रदान किया जाता है। जनताओं से जमाएं स्वीकार करना तथा उनको साख प्रदान करना बैंक का आधारभूत कार्य है। बैंक अपनी प्राप्त जमाओं का निश्चित प्रतिशत नकद रखकर शेष धनराशि ऋण के रूप में पुनः जनता में वितरित कर देता है। इसे बैंकों द्वारा साख प्रदान किया जाना कहते हैं। साधारणतया साख शब्द का प्रयोग जो है वो ख्याति अथवा प्रतिष्ठा के रूप में किया जाता है, अर्थात अमुक व्यक्ति की साख बहुत अच्छी है, अर्थात उसकी व्यावसायिक प्रतिष्ठा या ख्याति श्रेष्ठ है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अमुक व्यक्ति को साख की आवश्यकता है। साख से तात्पर्य ऋण से है। साख शब्द प्रतिष्ठा, ऋण, विश्वास आदि कई अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने साख शब्द को परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिनमें से कुछ मुख्य परिभाषाएं इस प्रकार हैं। प्रोफेसर जेवंस के अनुसार साख का अभिप्राय केवल विश्वास से होता है, अर्थात साख शब्द को विश्वास के तौर पे प्रस्तुत किया गया है। दूसरी परिभाषा है प्रोफेसर टॉमस के अनुसार साख शब्द से किसी व्यक्ति की उस शोधन क्षमता तथा देनदारी का बोध होता है जिसके परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति पर विश्वास करके उसे मुद्रा, वस्तुएं या अन्य कोई बहुमूल्य पदार्थ सौंपा जाता है। अर्थात उस व्यक्ति की शोधन क्षमता पेबल कैपेसिटी कैसी है उसका बोध कराता है और उस पर विश्वास करके उसको साख प्रदान की जाती है। अब चर्चा करेंगे साख की विशेषताएं। साख क्या है इसको पूर्व में बता दिया गया है। साख की विशेषताएं उसके द्वारा प्रयुक्त अर्थ पर निर्भर करती है। ये विशेषताएं अथवा आवश्यक तत्व व्यक्तियों के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, किंतु निम्नलिखित विशेषताएं जो है वो दी गई हैं। साख की विशेषताओं में सबसे पहला जो है वो है भुगतान क्षमता, कैपेसिटी टू रीपे। उधार देने वाला व्यक्ति उधार लेने वाले व्यक्ति को तभी ऋण देता है जबकि वह ऋण पुनर्भुगतान करने योग्य होता है। पुनर्भुगतान करने में भी उसको व्यक्ति पे विश्वास करना पड़ता है कि अमुक व्यक्ति को जो उधार दिया है वो व्यक्ति निश्चित तिथि पर या पूर्व समझौते के अनुसार उसको वापस लौटा देगा। दूसरी विशेषता है विश्वास, कॉन्फिडेंस। साख का आधार ही विश्वास है। ऋणदाता को जब तक ऋण लेने वाले की आर्थिक स्थिति, शोधन क्षमता, संपत्ति तथा आर्थिक चरित्र पर विश्वास नहीं हो जाता तब तक उसे उधार देने का विचार नहीं करना चाहिए। तीसरी विशेषता है पूंजी एवं संपत्ति, कैपिटल एंड प्रॉपर्टी। किसी व्यक्ति या संस्था को उधार देते समय ऋणदाता उस व्यक्ति की पूंजी तथा संपत्ति पर भी विचार करता है। जाहिर सी बात है कि
उधार लेने वाला व्यक्ति जो है उसके पास कितनी पूंजी है, संपत्ति है, उसके आकलन के आधार पर साख प्रदान की जाती है ताकि वो समय पर वापस उसका भुगतान कर सके। पर्याप्त पूंजी संपत्ति होने पर व्यक्ति को उधार दी जाने वाली ऋण की राशि अधिक भी हो सकती है। नेक्स्ट जो है वो है साख की अवधि, पीरियड ऑफ क्रेडिट। साख का आधार साख की अवधि भी होती है, क्योंकि दीर्घकाल में किसी संस्था की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, इस कारण जोखिम की मांग अधिक हो जाती है। अतः अल्पकालीन साख दीर्घकालीन साख की अपेक्षा अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक चरित्र, इकोनॉमिक कैरेक्टर। यदि कोई व्यक्ति या संस्था समय पर भुगतान करती है तो उसकी साख, प्रतिष्ठा, गुडविल अच्छी मानी जाती है और उसे ऋण लेने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। परंतु यदि किसी व्यक्ति का आर्थिक चरित्र उत्तम नहीं है तो उसे कोई ऋण देना पसंद नहीं करता। अर्थात साख की विशेषताओं में भी व्यक्ति का आर्थिक चरित्र हाई होना जरूरी है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है प्रतिभूतियों की तरलता, लिक्विडिटी ऑफ सिक्योरिटीज। जितनी व्यक्ति की संपत्ति तरल होगी उतनी ही उस व्यक्ति की शोधन क्षमता भी अधिक होगी, क्योंकि अचल संपत्ति को शीघ्र बेचना संभव नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि जिसके पास नकद राशि है या लिक्विडिटी तरलता है वो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के मांगने पर तुरंत उसको भुगतान कर सकता है, क्योंकि उसके पास में पर्याप्त लिक्विडिटी विद्यमान है। यदि उसके पास अचल संपत्ति है और उसको अगर ऋणों का भुगतान करना है तो वह व्यक्ति तुरंत ऋणों का भुगतान करने में समर्थ नहीं होगा। इसलिए जिस व्यक्ति की प्रतिभूति में तरलता है उसको आसानी से ऋण प्रदान किया जा सकता है। अब चर्चा करेंगे साख मुद्रा के बारे में। क्रेडिट मनी क्या है, साख मुद्रा क्या है? साख मुद्रा के अंतर्गत सबसे पहले लेते हैं विधिग्राह मुद्रा, लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी का निर्गमन देश के केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। अर्थात किसी भी देश का केंद्रीय बैंक उस देश की संपूर्ण साख व्यवस्था का नियमन एवं नियंत्रण करता है। केंद्रीय बैंक द्वारा नोट का निर्गमन करके अर्थव्यवस्था में पर्याप्त साख प्रसारित की जाती है। इसके विपरीत साख मुद्रा का सृजन मुद्रा बाजार में क्रियाशील विभिन्न बैंकिंग संस्थाओं द्वारा किया जाता है। आधुनिक युग में किसी भी देश में उपलब्ध मुद्रा की कुल मात्रा में साख मुद्रा तथा बैंक जमाओं का महत्व अधिक है। अर्थात बैंकों द्वारा साख निर्माण का कार्य उन परिस्थितियों में संपन्न होता है जबकि वे अपनी ऋण संबंधी क्रियाओं के माध्यम से प्रचलित कुल मात्रा में वृद्धि करते हैं। ऋणियों द्वारा ऋण राशि वापस लौटाए जाने में मुद्रा की पूर्ति संकुचित अथवा कम हो जाती है। इस प्रकार साख मुद्रा के प्रसार एवं संकुचन के माध्यम से बैंकिंग संस्थाएं मुद्रा की कुल आपूर्ति को प्रभावित करती है। इस प्रक्रिया का प्रभाव देश की आर्थिक क्रियाओं पर भी पड़ता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आर्थिक लागत में तेजी एवं मंदी के रूप में जो उतार चढ़ाव होते हैं उनमें बैंकिंग संस्थाओं का सक्रिय योगदान रहता है। इन संस्थाओं में निहित साख सृजन की क्षमता के फलस्वरूप संपूर्ण अर्थतंत्र इनकी क्रियाओं को प्रभावित करता है। साख मुद्रा का संबंध संस्थाओं के पास जमा राशियों से होता है। इस प्रकार जमा राशियां अधिकांश में मांग पर देय होती है। इन्हें मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट भी कहा जाता है।